बच्चों, आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पाठ से बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न पत्रों का एक सीरीज इसलिए बनाए हैं ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर आ सकें। और इसको बनाने के लिए हमने प्रश्न पत्रों का काफ़ी अच्छे तरीके से अध्ययन किया कि किस साल कौन से प्रश्न अधिक आए हैं और कौन आ सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको रख करके बनाया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं बहुविकल्पी में। यहाँ पर देखिए, फेरिक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम से रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न आपके कई साल आए हुए हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे एल्युमिनियम है। तो यह रिएक्शन हुआ है तो प्राप्त हुआ है। तो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि जो है यह एल्युमिनियम है, यह इस आयरन के जगह पे चला आया और इस आयरन को हटा दिया। देखिए यहाँ पे किनारे आयरन हो गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि यह इसको यहाँ से हटा दिया, विस्थापित कर दिया, तभी यह आयरन अलग से यह प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, इसके साथ आयरन जुड़ा हुआ है, तो यानी ऑक्सीजन के पास बहुत अधिक पैसा है, तो इसके साथ मतलब आयरन जुड़ा हुआ है, दोस्ती किया हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह देख रहा है एल्युमिनियम किसके पास बहुत अधिक पैसा है, बहुत अधिक खर्च कर रहा है। बस यह तुरंत, जैसे दोस्ती होता है, बस क्या किया, तुरंत यह आया और आयरन को हटा दिया और अपने जुड़ गया। देखिए यहाँ पे आयरन को ये हटा दिया और उसके स्थान पर यह एल्युमिनियम आकर के जुड़ गया। तो यह इसको विस्थापित कर दिया। तो आप पहले ही आप जान रहे हैं कि इसको विस्थापित कर दिया, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया होगी। यह नाम से ही स्पष्ट है। अब देखिए, संयोजन अभिक्रिया है, तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, तो इसमें जुड़ तो नहीं रहा है। वियोजन है, तो यह इसमें टूट भी नहीं रहा है। इसका मतलब यह विस्थापन अभिक्रिया सही आपका ऑप्शन हो गया। तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ही होता है कि उसमें से एक को हटाया और उसके स्थान पर वह चला गया, तभी तो विस्थापन हो गया। चीज इसमें साफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपका यह विस्थापन अभिक्रिया सही ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है। देखिए, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट। तो इसमें आपका सही ऑप्शन फेरस सल्फेट है। इसको याद कर लीजिए, ये भी कई बार पूछा गया है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं तीसरे प्रश्न पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु। दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्युमिनियम धातु। थर्ड ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। फोर्थ है कोई नहीं। अब इसमें हमको ये देखना है कि कौन सा यह युग्म सही है। तो इसके लिए हम लोग इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये जानना चाहिए कि कौन जो है अधिक सक्रिय धातु है। तो हमेशा अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देता है। एक विद्युत रासायनिक श्रेणी बना हुआ है, आपको अगले क्लास में भी मिलेगा और इस समय भी एक हल्की जानकारी है। तो इसमें ये जान जाइए कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर हैं वो अधिक सक्रिय धातु हैं, वह अपने से नीचे वाले धातु को विस्थापित कर देते हैं। अब यहाँ पर आइए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, इस तरह से हम इसको लिख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड और कॉपर धातु। तो सोडियम क्लोराइड की कॉपर से अभिक्रिया होगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सोडियम ऑलरेडी बहुत अधिक रिएक्टिव है, यह क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। और कॉपर जो है यह कम सक्रिय धातु है, यह बहुत कम सक्रिय धातु है। उसके अपेक्षा सोडियम ही है तो इसी के साथ जुड़ा हुआ है और यह कम सक्रिय धातु है, तो कहाँ इसको हटा पाएगा? जो अधिक सक्रिय रहेगा वही ना हटा पाएगा। तो इसलिए कॉपर जो है इस सोडियम को हटा नहीं पाएगा, इसलिए यह रिएक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं गलत। सेकंड आइए, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्युमिनियम धातु। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस एल्युमिनियम, इसमें भी देखिए वही सेम कंडीशन है। मैग्नीशियम अधिक सक्रिय धातु है, एल्युमिनियम कम सक्रिय धातु है। तो जब यह कम सक्रिय धातु है, जब खुद ही कम सक्रिय है, तो कहाँ हटा पाएगा? हटाने के लिए क्या चाहिए कि इस वाले से अधिक सक्रिय हो, तो इसका मतलब ये भी रिएक्शन नहीं होगा।
अब थर्ड पर आ जाइए, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। यहाँ देखिए सिल्वर नाइट्रेट, लूनर कास्टिक सोडा इसको कहते हैं, इसमें इसको कॉपर के विलयन में डाला जा रहा है, कॉपर इसमें डाला जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में। तो अब इसके अंतर्गत हम लोग ये देख रहे हैं कि कॉपर जो है यह सिल्वर से अधिक सक्रिय है। इस बिंदु को आप हमेशा याद रख लीजिएगा कि जो है कॉपर जो है ये अधिक सक्रिय धातु है और सिल्वर कम धातु है, सक्रिय धातु है। तो जब यह सिल्वर नाइट्रेट के साथ जुड़ा हुआ है, सिल्वर जुड़ा हुआ है इसमें, और यह कॉपर जो है कैसा है, आप लोग खुद ही बताइए कि यह कॉपर जो है ये अधिक सक्रिय है। तो जब यह अधिक सक्रिय है तो अब यह इसके साथ मान लो जी इसके पास बहुत रुपया पैसा है, देख ही रहे हैं आज के बार, तो यह जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब यह देख रहा है बैठे बैठे, करे भाई ये तो इसको बहुत खिला पिला रहा है, तो यह क्या करेगा, तुरंत यह एक्शन में आ जाएगा और ये वाला जो है इसको हटा देगा तुरंत। देखिए ये सिल्वर को हटा दिया, उसके स्थान पे कॉपर आ गया। देखिए इस स्थान पे कॉपर आ गया और सिल्वर को किनारे हटा दिया, या अवक्षेप के रूप में बन जाएगा। तो अवक्षेप रहेगा, नीचे बैठ जाएगा। अवक्षेप का दो कंडीशन होता है, जो भी अवक्षेप प्रिसिपिटेट बनता है वो किसी परखनली में या बीकर में या तो नीचे बैठ जाएगा या तो ऊपर हो जाता है। तो देखिए जो अवक्षेप होता है भारी, उसमें ऐसे तीर नीचे लगा दिया जाता है, और जो हल्की जो गैस होती है उड़ने वाली, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हुआ, तो उन सब में ऐसे तीर ऊपर की तरफ लगा दिया जाता है किसी रिएक्शन में। बच्चों अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। इसमें है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर व फेरस सल्फेट बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सेकेंड ऑप्शन है उसमें वियोजन, थर्ड है योगात्मक अभिक्रिया, फोर्थ है उसमें अपघटन। अब इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जिस तरह से हम पहले बताए हैं उसी सेम प्रोसेस से है। अब आप देखिए, फिर कॉपर सल्फेट है प्रश्न में, तो ये हम कॉपर सल्फेट लिख दिए, CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब इसमें लोहे का टुकड़ा डाल रहे हैं तो लोहे का संकेत यह फ्री हो गया। अब यह जब रिएक्शन करेगा तो ये जानते हैं यह आयरन अधिक क्रियाशील है और यह कॉपर कम क्रियाशील धातु है। तो जब अधिक क्रियाशील धातु है तो यह क्या करेगा, इसको तुरंत विस्थापित कर देगा, जैसे आपको पहले ही बताया जा चुका है। FeSO4 हो गया। अब यह कॉपर यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे कॉपर प्राप्त हो गया। तो इस तरह से जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन की छड़ डालते हैं तो फेरस सल्फेट बन जाता है। तो यहाँ कॉपर सल्फेट का विलयन, इसका रंग होता है नीला, और जब आयरन की छड़ डाल देते हैं विस्थापित हो जाता है तो फेरस सल्फेट बन जाता है और इसका रंग हो जाता है हरा। जैसे मान लीजिए एक बीकर है, इसमें आपने कॉपर सल्फेट लिया और इसमें आयरन की छड़ आपने डाल दिया, आयरन की छड़ मतलब Fe डाल दिया, और ये क्या हो गया, CuSO4। तो यह कुछ समय के बाद यह कॉपर सल्फेट ये बदल जाएगा, यह FeSO4 हरे रंग में हो जाएगा। तो इस तरह से यह इसके स्थान पर यह आया, उसको हटा दिया, फिर यह मुक्त हो गया तो उसके स्थान पर आया, तो इसलिए यह कहलाएगा अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए इसमें उसमें वियोजन, ये तो टूटने से मतलब है, योगात्मक जुड़ने से है, उसमें अपघटन ये भी टूटने से है। तो इस तरह से आपका प्रतिस्थापन ऑप्शन सही है। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्न में कौन सी गैस ताज़ा तेल के नमूने को लंबे समय तक परिरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, फोर्थ है हीलियम या नाइट्रोजन। तो आप जानते हैं कि जो भी तेल वाले पदार्थ जो बने हुए रहते हैं उसको ज़्यादा समय तक रख दिया जाए तो उसमें ऑक्सीजन मिल करके उसको विकृत कर देते हैं, यानी उसके अंदर दुर्गंध पैदा कर देते हैं। तो इसलिए इस तरह के तेल वाले जो भी खाद्य पदार्थ बने हुए हैं उनको बचाने के लिए उसमें कम क्रियाशील गैसों का समावेश कर दिया जाता है, रैपरिंग किया जाता है या डिब्बे में रखा जाता है, तो उसमें कम क्रियाशील गैस को डाल दिया जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं इन चारों ऑप्शन में कि जो है हीलियम और नाइट्रोजन यह कम क्रियाशील धातु है, कम क्रियाशील गैस है। हीलियम गैस यह
आपके पीरियाडिक टेबल में सबसे लास्ट में रखा गया है। इसको अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहते हैं, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद आ जाइए प्रश्न नंबर 6 पे। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसमें लेड ऑक्साइड है, कार्बन से क्रिया किया, लेड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे PbO ये लिथार्ज है, यहाँ पर यस लिखा गया, इसका मतलब सॉलिड या ठोस अवस्था में है, तो ठोस के लिए यानी यहाँ पे यस सॉलिड लिख दिया गया है। कार्बन भी ठोस अवस्था में है तो सॉलिड के लिए यस लिख दिया गया। लेड है सॉलिड है तो इसलिए यस लिख दिया गया। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यह गैसीय अवस्था में है इसलिए इसके लिए जी लिख दिया गया। और फोर्थ मतलब इसमें ऑप्शन देखिए, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है? तो यह आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑक्सीकरण का परिभाषा, यानी ऑक्सीकरण को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, तो उपचयन भी पूछा जा सकता है, अपचयन भी पूछा जा सकता है। तो उन सबको इसको सॉल्व करने के लिए ये चीज़ जानना आवश्यक है। अब देखिए ऑक्सीकरण यानी किसी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, अब इस अभिक्रिया के दौरान यहाँ से यह ऑक्सीजन इससे निकल जा रहा है, तो जब ऑक्सीजन निकल गया तो यानी इसका मतलब इसका अपचयन हो जा रहा है। तो यानी लेड ऑक्साइड का अपचयन मतलब अपचयित हो जा रहा है, यानी लेड ऑक्साइड अपचयित हो जा रहा है। तो यह बात सही है, तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यह वाला मतलब यह सही है। इसके बाद लेकिन इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अब देखिए उसमें क्या चीज़ दिया है। इसमें दिया है प्रश्न में कौन सा असत्य है, तो उसके अनुसार फिर बाद में हम लोग फिल्टर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लेड ऑक्साइड में अपचयित हो जा रहा है, तो यह बात सही है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन है, तो कार्बन में ऑक्सीजन मिल जा रहा है तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है, तो इसका मतलब यह ऑक्सीकरण यानी उपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण कहिए चाहे उपचयन कहिए एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे कार्बन उपचयित हो जा रहा है, उपचयन से उपचयित बना हुआ है, तो कार्बन यानी ए और बी यह दोनों सही ऑप्शन है। और इसमें आपसे दे रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य पे आप टिक करिए। तो ये वाले ए और बी ये तो सत्य हैं, तो बचा कौन? सी और डी, यही जो है असत्य हैं, सी और डी। तो अब इस ऑप्शन में देखिए कौन सा है, तो पहला सी और डी यानी यही वाला आपका ऑप्शन सही हो गया, इसमें दोनों आ गया। देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में ए और बी, तो ए और बी, ए और बी देखिए ये गलत है। तीसरा बी और सी, बी और सी ये भी गलत। फोर्थ कोई नहीं। तो इस तरह से आपका पहला वाला ऑप्शन सी और डी सही है। तो ऑप्शन इधर से उधर हो सकता है, आप इसको समझे रहेंगे तो सही कर लेंगे। अब इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न पर आइए। अति लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, मैग्नीशियम के फीते को वायु में जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है? मैग्नीशियम के फीते को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो अब जानिए कि मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है, रिएक्टिव है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम बहुत क्रियाशील धातु है। तो जो क्रियाशील रहेंगे तो तनिक भी वायु में रखेंगे तुरंत उससे रिएक्शन कर जाएगा। जैसे सोडियम है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसीलिए रखा जाता है कि बहुत क्रियाशील धातु है। तो जैसे मिट्टी के तेल से बाहर निकालेंगे तुरंत क्रिया करके मैग्नीशियम सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। तो उसी तरह से मैग्नीशियम है, यह जो है वायु से क्रिया करके जैसे खुलते में जाएगा तो वायु से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगा, जिससे बाहरी कोई पदार्थ जब आएगा उस पर रिएक्शन करने तो होगा ही नहीं, क्योंकि बुलेट प्रूफ के तरह से उसके चारों तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना रहेगा। जैसे मान लीजिए यह मैग्नीशियम है और इसी के चारों तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाएगा। तो जब इस पर किसी भी एसिड से या किसी भी पदार्थ से क्रिया कराएंगे तो यह इसके ऊपर बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह से रहेगा, तो क्रिया नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, रिबन से, रेगमार पेपर से इसको रगड़ करके छोड़ा दिया जाता है। यानी मैग्नीशियम का जो भी वायर है, फीता है, उसको पहले रगड़ दिया जाता है, साफ हो जाता है, तब रिएक्शन करता है। तो इसका जवाब आप एक लाइन में लिख देंगे कि मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील होने के वजह से यह वायु से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड
या मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बना लेता है, जिसके वजह से अभिक्रिया सही तरीके से हो नहीं पाती है। तो इसलिए मैग्नीशियम के फीते को वायु में जलाने से पहले उसको रेगमार पेपर से रगड़ करके साफ कर लिया जाता है। अब हम लोग आ रहे हैं अति लघु उत्तरी के प्रश्न नंबर 2 पर। किसी पदार्थ यक्ष के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो इसमें फर्स्ट दे रहा है कि पदार्थ यक्ष का नाम एवं सूत्र लिखिए। दूसरा है उपरोक्त ओ में पदार्थ यक्ष की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो अब देखिए, पदार्थ यक्ष का विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो सफेदी करने के लिए आप सीधे जान जाइए चूना का उपयोग होता है। तो इसका सूत्र देखिए, CaO चूना हो गया। इसी को बिना बुझा चूना कहते हैं, बिना बुझा चूना। इसी का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। अब यह जल से अभिक्रिया हुआ तो ये बना लिया कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, यानी यह बिना बुझा है। और जब पानी डाले तो यह लिक्विड हो गया, ये ठोस है। तो जब इसको पानी डाले तो यह बुझ गया, तो इसी कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, या इसी को चूने का पानी भी कहते हैं। बुझा हुआ चूना। तो इसमें कह रहा पदार्थ यक्ष का नाम एवं सूत्र लिखिए। तो पदार्थ यक्ष जो है CaO हो गया, यानी यही हो गया बिना बुझा चूना। तो पदार्थ यक्ष का नाम CaO हो गया। उपरोक्त सूत्र ए में पदार्थ यक्ष की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो अब देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा चूना है, जल के साथ अभिक्रिया हुआ तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त हो गया। और जब इसी को छान करके हम इसका पानी को अलग कर लेते हैं तो उसी को चूने का पानी कह देते हैं। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो अब देखिए, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो कॉपर सल्फेट लिख दीजिए। लोहे की कील Fe हो गया। और जब इसको डुबोया जाएगा तो क्या रिएक्शन होगा। तो आपको मालूम है कि लोहा अधिक क्रियाशील धातु है इस कॉपर के अपेक्षा। तो जैसे ही जब आयरन अधिक क्रियाशील है तो तुरंत यह कॉपर को विस्थापित कर देगा, तुरंत हटा देगा, यानी कॉपर के स्थान पर यह आयरन आ जाएगा, FeSO4 फेरस सल्फेट हो गया और ये कॉपर विस्थापित हो गया। तो इस तरह से कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील डालेंगे तो फेरस सल्फेट बन गया। तो कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है और फेरस सल्फेट का विलयन हरा होता है। तो जब आयरन जब इसमें डाला गया तो वह फेरस सल्फेट बन गया और फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है, इसलिए यह विलयन हरा हो जाता है। अब देखिए, अगला प्रश्न है अपचयन अभिक्रिया क्या है। ऑक्सीकरण अपचयन आप लोग पढ़े होंगे। अपचयन का मतलब होता है किसी रासायनिक समीकरण में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए CuO प्लस H2 है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो यह Cu हो गया, इधर H2O हो गया। तो इस तरह से ये आपका अपचयन अभिक्रिया हो गया। अब आते हैं विस्थापन तथा द्विविस्थापन में क्या अंतर है। विस्थापन से मतलब हटना और द्विविस्थापन का मतलब हुआ, समझ जाइए, उसमें कोई दो आयन, दो यौगिक दो बार विस्थापित हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए अब यही है कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें आयरन पड़ा तो आयरन की राड पड़ी तो इस कॉपर को विस्थापित कर दिया, फेरस सल्फेट बन गया, तो यह विस्थापन अभिक्रिया हो गया। यानी जब किसी धातु के विलयन में कोई धातु की छड़ डाली जाती है तो वह उसके धातु के लवण के विलयन से उसको विस्थापित कर देता है, यह क्रिया विस्थापन कहलाती है। हाँ देखिए, द्विविस्थापन में दो आयनों के मध्य में होता है, तो इसमें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में होगा तो इसमें दो आयन, जैसे बेरियम के ऊपर 2 चार्ज है, सोडियम के ऊपर 1 चार्ज है, तो यह अदला बदली हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर सोडियम आ जाएगा तो सोडियम क्लोराइड हो गया, और बेरियम वाला इसके जगह चला आएगा तो ये बेरियम सल्फेट हो गया।
यानी इसमें बेरियम है, ये सोडियम की जगह चला गया तो बेरियम सल्फेट हो गया, और ये सोडियम है इस बेरियम के जगह आ गया तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से दो आयनों के मध्य में अदला बदली हो जाएगी, द्विविस्थापन है। एक भूरे रंग के चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व यक्ष और उसके काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्ष है, यानी समझ जाइए यह तांबा हो गया। वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वायु में ऑक्सीजन होता है, तो यह गर्म होगा तो ये बना लेगा CuO। तो उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। तो तांबा जो होता है यह भूरा रंग का होता है, आप लोग देखे ही होंगे। और कॉपर ऑक्साइड यह जो है जब गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन से मिलेगा तो यह काला रंग का हो जा रहा है। तो कह रहा तत्व यक्ष और उसके काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो यक्ष क्या हो जाएगा? तांबा यानी कॉपर। अब यौगिक का नाम बताइए। तो यौगिक जो है CuO कॉपर ऑक्साइड हो गया। तो यौगिक क्या बन गया? यौगिक CuO कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब हम लोग आ रहे हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तेल तथा वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या इसी प्रश्न को टिप्पणी के रूप में दे देता है कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जानिए विकृत गंधिता क्या होती है। तो यानी तेल और वसायुक्त पदार्थों को वायु में रखने पर वह आस्कृत हो जाती है, यानी उससे वायु का रिएक्शन हो जाता है, जिसके वजह से उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जब स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है तो वह खाने के योग्य नहीं रहता है। इसी कारण खाद्य पदार्थों को पैकिंग के समय उसमें अक्रिय गैसों का समावेश कर दिया जाता है, जिससे ऑक्सीजन वहाँ से हट जाती है, रिमूव हो जाती है। फलस्वरूप खाद्य पदार्थ हमारा सुरक्षित रहता है। अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। इसमें पहला प्रश्न है रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो सबसे पहले रिडॉक्स का अर्थ आप जान जाइए। देखिए, यह अंग्रेजी के रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो शब्दों से मिलकर के बना है। रिडक्शन में RED और ऑक्सीडेशन में OX ले लिया गया है, तो इन्हीं दोनों को मिला करके बना दिया गया है रिडॉक्स। यही रिडॉक्स अभिक्रिया हो गई। तो रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण मतलब उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है। यानी कहने का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन यानी उपचयन और साथ में अपचयन यानी रिडक्शन दोनों क्रिया साथ होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है, कार्बन से अभिक्रिया किया, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो इसमें जिंक में ऑक्सीजन जुटा हुआ है, ऑक्सीजन निकल गया, किसी तत्व से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन हो गया, तो यह अपचयन हो गया। इसके बाद देखिए कार्बन है, इसमें आकर के ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, तो ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीकरण यानी उपचयन हो गया। यानी इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ अभिक्रिया हो रही है, इसलिए यह रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब आ गया निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें देखिए जिंक है, सिल्वर नाइट्रेट है, मिला रहे हैं तो जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बन रहा है, तो इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिख दीजिए। ये जिंक हो गया और सिल्वर नाइट्रेट है तो AgNO3। अब यह प्रोडक्ट बन गया जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर। अब यहाँ पर देखिए इसको बैलेंस करना है, जिंक इधर एक परमाणु, जिंक इधर एक परमाणु, सिल्वर इधर एक है, सिल्वर यहाँ पर एक है, नाइट्रोजन यहाँ पर एक है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, तो ब्रैकेट के अंदर जब रहता है तो इसका मतलब होल, इसका मतलब 2 है, तो इसका नाइट्रोजन 2 हुआ। तो इसको करने के लिए अब यहाँ पे 2 लिखेंगे। किसी भी समीकरण को बैलेंस करने के लिए परमाणुओं की संख्या को सामने लिखा जाता है, बीच में यहाँ नहीं लिखा जाता है। अब इसके साथ साथ देखिए अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 3A है,
2A, तो 3 दूना 6 ब्रैकेट में होने। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 6, बैलेंस हो गया। यहाँ पे सिल्वर 2 है और यहाँ पे सिल्वर 1 है, इसलिए यहाँ पे 2 कर देंगे। तो इस तरह से बैलेंस समीकरण प्राप्त हो गया। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड। ये देता है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, तो इसको समीकरण के रूप में लिख करके बैलेंस कर देना है। तो हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड है, यह Cl हो गया, तो बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली है। हाइड्रोजन गैस हल्की है, यह वायुमंडल में उड़ जाएगी, तो इसलिए जो है इसको तीर के द्वारा ऊपर दिखा दिया गया। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो इसलिए जब भी बैलेंस करना रहता है परमाणुओं को, तो यह पीछे यह जो है नहीं बैलेंस किया जाता है, इसको सामने लिखा जाता है। तो यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ पर भी क्लोरीन 2। इस तरह से यह बैलेंस समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम लोग अगले पे आते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिला हुआ है, इसलिए इसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और इसमें जिंक के साथ अभिक्रिया की जा रही है, तो जिंक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यह जिंक सल्फेट बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल गया। हाइड्रोजन, जिंक अधिक रिएक्टिव है, इसलिए इस हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया, हाइड्रोजन गैस निकल गई। समीकरण को बैलेंस करना है। यहाँ पर देखिए जिंक 1 है, जिंक 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, समीकरण बैलेंस। अब हम लोग आ रहे हैं सोडियम ऑक्साइड में। अब इसमें देखिए सोडियम ऑक्साइड है, जल से अभिक्रिया करिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। इसमें सोडियम 2 परमाणु है, तो यहाँ पर 2 सोडियम लिख दिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हुआ 1 और 1 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 2, सामने वाले से देख रहे हैं 2 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन 2 हो गया। इस तरह से समीकरण आपका बैलेंस समीकरण प्राप्त हो गया। ये सारे के सारे समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको अच्छी तरह से दे ली। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया बना रहे हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 परमाणु है, यहाँ पर 1 है, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिए। जब भी बैलेंस किया जाता है परमाणु को सामने लिखा जाता है, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 2 3 या 6, हाइड्रोजन 6 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन आप 3 कर दिए, 3 दूना 6। इस तरह से समीकरण बैलेंस हो गया। अब अगला देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर रहा है, यानी भोजन बनाने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो गई। तो इसको बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन 6 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 6 कर दीजिए, यहाँ पे 6, तो यहाँ पर बैलेंस कर दीजिए। 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6A हो गया, 6 दूनी 12 और यहाँ पे 6, तो 24 ऑक्सीजन हो जा रहा है। और यहाँ पे 6 दूनी 12, तो इसका मतलब यहाँ पे 12, तो 24 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो इस तरह से यह हमारा समीकरण बैलेंस समीकरण ये भी प्राप्त हो गया। अब इसके बाद देखिए क्यूपरस सल्फाइड पे ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे कॉपर 2 है, सल्फर 1 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर आप 2 लिखिए, तो आपका ऑक्सीजन कितना हो गया 4, 2 दूना 4, तो सल्फर 2 हुआ, तो इसलिए यहाँ पे 2 सल्फर कर दिए। तो यहाँ पे कॉपर की परमाणु की संख्या 4 हो गई, यहाँ पे 4 कर दिए। यानी अब ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन 2 दूना 4 और 4 दू 6, 6 ऑक्सीजन हो गया, इसलिए यहाँ पे 3 लिख दिए, 3 दूनी 6। इस तरह से बैलेंस समीकरण प्राप्त हो गया। इस तरह से इसमें देखिए कि आयरन है, आयरन से जल से अभिक्रिया कर रही है, तो आयरन ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ पे आयरन 3 कर दीजिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को आप 4 कर दीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस हुए। हाइड्रोजन कितने हो गए 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन हो गए। इधर हाइड्रोजन 2 ही है, इसलिए यहाँ पे 4 लिखी, तो 4 दूनी 8, यानी ये भी बैलेंस समीकरण प्राप्त हो गया। यानी इसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई, संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे के सारे परीक्षा में आपके आएंगे। अब हम लोग आ रहे हैं अगले प्रश्न पे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है या हाइड्रोजन का परित्याग होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम है, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा है, तो इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार यह ऑक्सीकरण हुआ। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। उसी तरह से देख लीजिए मैग्नीशियम है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो इस पर मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आ गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब आ जाइए अगले प्रश्न पे, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो सबसे पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का क्षेपण हो रहा है, ऊष्मा निकल रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का परित्याग होता है या ऊष्मा निकलती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पानी है, उसमें चूना डालते हैं तो देखते हैं लगता है खौलने, गर्म हो जाता है, यानी उसमें ऊष्मा निकल रही है। हाइपर विद्युत अमोनिया बनाते हैं, इसमें उत्पन्न होती है। तो जो भी ये ऊष्मा निकल रही है इसको दर्शा दिया गया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यहाँ पे प्लस करके लिखा जाता है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। अब देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, यानी ऊष्मा का ह्रास होता है, ऊष्मा का कमी होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप यहाँ समझ जाइए कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, यह क्रिया किया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया और इतनी ऊष्मा जो है अवशोषित कर रही है। देखिए यहाँ पे माइनस लिखा गया है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो होगा उसमें ऊष्मा को शोषण कर लिया, कमी हो गया, तो यहाँ पे माइनस के द्वारा दिखाया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में इतनी ऊष्मा उत्पन्न हुई इसको प्लस के द्वारा दिखाया गया है और उसमें माइनस के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो ये हो गया। अब देखिए क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन, केवल रासायनिक समीकरण इसमें है। तो इसमें आपको देखना है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, यह लेड नाइट्रेट है, इसको गर्म करेंगे तो Pb प्राप्त हो जाएगा, PbO NO2 + O2। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो नाइट्रोजन कितना हो गया, 4 नाइट्रोजन हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ 4 कर दीजिए। अब ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ 4 दूनी 8, तो 2 8 10 और ये 2 12। रिएक्शन बैलेंस है, आप रिएक्शन बैलेंस कर लिया करेंगे। देखो एथेनोइक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं, तो एथेनोइक अम्ल CH3COOH है, इसको एस्टिक एसिड भी कहते हैं, इसका IPAC नेम एथेनोइक एसिड है। इसको सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिख दीजिए Na2CO3। इससे जब ये रिएक्शन होगा तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, बना लेगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट बन गया, और ये इधर हो जाएगा तो बना लेगा CO2 + H2O, जो कार्बोनिक एसिड बना टूट गया। उसमें देखिए हमें सोडियम 2 है, तो यहाँ पे सोडियम 2 कर लीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब आ जाइए विस्तृत उत्तरी प्रश्न पे। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो रासायनिक अभिक्रिया आप जानते ही हैं, रासायनिक अभिक्रिया जब भी हो रही है तो उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाया जा रहा है। तो आप कोई भी देख लीजिए पदार्थ मिलाया जा रहा है तो कह दीजिए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करते हैं तो उसमें नया पदार्थ बनता है, तो इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब देखिए कई तरह के होते हैं। देखिए योगात्मक अभिक्रिया, तो इसके नाम से ही स्पष्ट है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक का मतलब क्या है, योग होना, जुड़ जाना। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया, तो इसको थोड़ा सा हम संक्षेप में देखिए। विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन का मतलब क्या है, उसके हटा देना, यानी उसके स्थान पर कोई नया चीज आ जाए। जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें आयरन की छड़ डाल दिए तो क्या हुआ कि आयरन अधिक सक्रिय धातु है, कॉपर को विस्थापित कर दिया, फिर सल्फेट बना लिया, तो भी विस्थापन अभिक्रिया है। ये आपको पहले बताया जा चुका है। अब देखिए अवघटन अभिक्रिया, तो ऐसी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया जो है अवघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म किए तो CaO बन गया और CO2। अब आ जाइए वियोजन अभिक्रिया, तो ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया
जो दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाए, टूट जाए, तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर यही अभिक्रिया ताप की उपस्थिति में होता है तो तापीय वियोजन, ताप दे दिए तो तापीय वियोजन हो गया। अगर जो है इसीलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मल डिसोसिएशन, तो थर्मा मीन्स होता है टेम्परेचर, तो उससे रिलेटेड हो गया थर्मल डिसोसिएशन। ये ताप के द्वारा जब करेंगे तो। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया। द्विविस्थापन मतलब द्वि मतलब होता है दो, डबल डिकम्पोजिशन, ये डबल मीन्स दो, यानी इसमें दो जगह जो है उसका विस्थापन होगा। तो दो जगह विस्थापन होने का मतलब यानी ऐसे यौगिक जिसके परमाणुओं में दो आयनों में विस्थापन हो जाए, जैसे CH3COOH एस्टिक एसिड हो गया। इस पर हम कास्टिक सोडा से क्रिया करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो इसमें विस्थापन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आयन है इसके स्थान पर यह सोडियम आयन आ गया, लिख दिए CH3COON। अब देखिए यहाँ से अब ये हाइड्रोजन हट गया तो इस OH के साथ मिल गया तो ये बना लिया H2। तो इसमें परमाणुओं का अदला बदला हो गया, ये इधर चला गया, इसके साथ चला गया, ये वाला इधर आ गया। तो इस तरह की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने बता दिया। अब उसको आप लगातार रिवाइज करते रहिए, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा।